क्वाइट। बिशा, ये इसको ऑन करना, नीचे जो लटक रही है ना ये आगे आगे हैंगिंग वाली, इसका बटन दबाए, नीचे नीचे। हाँ जी बेटा, प्लीज क्वाइट, ऑल ऑफ यू प्लीज। अहमद हनान प्लीज क्वाइट। माज साहब आगे आ जाए इधर प्लीज, जल्दी से आ जाए। बोलना नहीं, फिर आप बैठे रहो। जुरेज जहां आ जाओ बेटा, नहीं थर्ड रो में आ जाए। बेटा बोलना नहीं है प्लीज। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मैंने कई बार बताया कि मैग्नेटिज्म ये थर्मल फिजिक्स से आते हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40% पेपर आपका इससे आता है और 30% पेपर एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स से आता है। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स रियली इजी, समझना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। वो जो आपको मैंने कहा ना वीडियो लेक्चर से देखें आप। मेडिकल फिजिक्स आपका नेक्स्ट टेस्ट टेलीकॉम का है, देख लें, खत्म करें उसको। हाँ भाई, May 08। अच्छा, इससे पहले आपको उधर फार्मूलाज रिवाइज करा दूं। हम कौन कौन से फार्मूलाज पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? एक तो पढ़ा एम्पेरिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर इस चैप्टर में, θ/100 x θ माइनस x0 और x100 माइनस x0। ये क्या था? एम्पेरिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। x क्या था? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट अननोन टेम्परेचर। बेटा प्लीज क्वाइट, आता नहीं है, सुन नहीं रहे तुम, दोबारा सुनूंगा, 10 दफा लिखवा के देखूंगा जिसको नहीं आया। उसके बाद पढ़ा आपने थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर 273.15 PV एट अननोन टेम्परेचर और PV एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, हमने पढ़ा ये। देन वी डिस्कस्ड बेटा, उसके बाद पढ़ा आपने आइडियल गैस इक्वेशन। एक तो पढ़ा PV इज इक्वल टू nRT, बॉयल्स लॉ P1V1 इज इक्वल टू P2V2, चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, प्रेशर लॉ P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। इन तीनों को कंबाइन कर दे तो ये भी बन जाता है या ये भी बन जाता है, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद पढ़ा आपने, उसके बाद पढ़ा P प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर स्पीड। इसी को यूज करते हुए हमने रूट मीन स्क्वायर निकाल ली, इसको सब्जेक्ट बना लिया। रूट मीन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी? इसको सब्जेक्ट बनाएं, 3 मल्टीप्लाई होगा, रो डिवाइड हो जाएगा। 3p/रो किसके इक्वल हो जाएगा? मीन स्क्वायर स्पीड, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो क्या बन जाती है बेटा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला होता है 3p/रो का स्क्वायर रूट। अच्छा, देन वी डिस्कस्ड, इसके बाद क्या पढ़ा? इसके बाद पढ़ा हमने मीन काइनेटिक एनर्जी। मीन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? 3/2 kT हमने पढ़ा। आप इससे भी फॉर्मूला बना सकते हैं, किसका? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। फिर बोल रहे हो तुम, इसको लिख सकता हूं 1/2 mc², हम लिख सकते हो ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ये 2 से कट जाएगा, यहां पे सब्जेक्ट बना रहे हैं c² को, ये हो जाएगा 3 kT/m का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हो जाएगा VRMS। VRMS इज इक्वल टू दिस थिंग। दो फार्मूलाज है VRMS के, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के दो फार्मूलाज हैं। एक तो ये भी लग सकता है 3p/रो का रूट, या ये भी लग सकता है 3 kT/m, या आप लिख सकते हैं VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। बस ऊपर की चीज उतार लो। हाँ भाई, नॉन लिस्टेड भी प्लीज। अच्छा, एक और भी पढ़ा था, PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, PV इज इक्वल टू NKT, PV इज इक्वल टू NKT। बेटा ये इसलिए करा रहा हूं कि ताकि आपको ये तैयार हो जाए, आपका ये चैप्टर तैयार हो जाए फिट करके। हम इसके ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारे पास टाइम भी है तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन ज्यादा। इसके बाद हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में पूरा डिटेल में। मेडिकल एंड टेलीकॉम आप तैयार करें, उसको मैं रिवाइज कराऊंगा, उसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। सॉरी नहीं, अभी थर्मल के लेक्चर है, हम आहिस्ता पढ़े, हो जाएगा खत्म। हाँ जी, बाद में बात करेंगे। May 08, बेटा प्लीज क्वाइट, एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली, ये कौन बोल रहा है ये? एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली हाउ द मॉलिक्यूलर मूवमेंट कॉजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। 3 मार्क्स। आई नीड द रिटन आंसर प्लीज। लिखो, मार्किंग स्कीम नहीं देखेंगे आप, खुद करेंगे।
हरी बेटा हरी अब हारिस उसको तुम अरेंज कर दो, ये सुहेल बांट देता है। सुहेल आप दो असाइनमेंट सबको, जल्दी जाओ। इसका वो सेल खत कम हुआ है ताले। मुझे रिटर्न आंसर चाहिए, प्लीज सुन लो आप लोग। जो घर बैठे हैं वो भी रिटर्न आंसर लिखे प्लीज। हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस खत्म कर दिए अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 5 दिन बुला सकते हैं बच्चों को। सही है। हाँ बेटा आ जाओ जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम। ये तार हिल रही है, वो सही तरह लगाओ। तुम पास आते हो सही हो जाती है। हमजा बैठ जाओ इधर, आगे वाली सीट पे बैठ जाओ। हमजा हुसैन से आगे बैठ जाओ। हाँ जी, क्या लिखा है तुमने? सारे में क्या लिखा है? जुरेश क्या लिखा आंसर? तो एक कॉपी भी, ये क्वेश्चन तो सामने है ना यार। हाँ भाई, क्वालिटेटिवली बताना है, कॉन्सेप्चुअली बताना है। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, कोलाइड करते हैं, और जब कोलिजन होता है तो उनका ड्यूरिंग कोलिजन का मोमेंटम चेंज होता है। दे अप्लाई फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर एरिया ड्यू टू दीज रिपीटेड बम्बार्डमेंट्स विच इज प्रेशर। यार ज्यादा 3 नंबर है ना, ज्यादा बातें कर दो बेटा। मार्किंग स्कीम से देखो था है कि नहीं है नंबर, हम तो ज्यादा लिखेंगे ना। मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, वो कोलाइड करते हैं तो उनका मोमेंटम चेंज होता है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। तो दे अप्लाई फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर एरिया ड्यू टू दीज रिपीटेड बम्बार्डमेंट्स। मार्किंग स्कीम के पॉइंट पढ़ने जरा, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो बेटा, जरा ऊंचा पढ़ो। नहीं मिला? पढ़े, क्या पॉइंट्स है? बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट प्लीज। ओए जो हमने बात की वही है। द डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस एट अ टेम्परेचर 273 एंड अ प्रेशर दिस मच इज दिस मच। डेंसिटी गिवन है, प्रेशर गिवन है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नियॉन। VRMS निकालनी है आपको। डेंसिटी भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, तो हो जाएगा ना रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है आपका? P इज इक्वल टू, सब लोग इन्वॉल्व हो यार, 1/3 रो मीन स्क्वायर। पहले मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है, फिर स्क्वायर रूट ले ले, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर 3P ओवर रो का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट VRMS। कैलकुलेट करें प्लीज। प्रेशर भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है। मीन स्क्वायर स्पीड होती है ना, तो ये रूट ले लिया तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड बन गया। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। 3P ओवर रो का स्क्वायर रूट। क्या आंसर आ रहा है? 583 मीटर पर सेकेंड। 583 मीटर पर सेकेंड, ये एक मॉलिक्यूल की स्पीड है। अच्छा, एवरेज स्पीड 583 मीटर पर सेकेंड। VRMS आ गई। अब वो अगले पार्ट में पूछता है कैलकुलेट, ये हो गया ना 273 पे तो हो गया ना, सॉरी तो जरूरत तो नहीं है बेटा। मेरी बात सुनो, टेम्परेचर इस फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं आ रहा तो हमें क्या जरूरत लगानी? जरूरी तो सारा डाटा यूज करें आप। ये नहीं, आपको वो डेंसिटी दी इसी टेम्परेचर पे हुई है ना यार। ये देखो 273 पे डेंसिटी दी हुई है ना, तो आप ये जो फॉर्मूला कर रहे हैं ये 273 पे ही स्पीड निकल रही है। ये आपने कर लिया। आपकी डेंसिटी 273 पे गिवन है, प्रेशर 273 पे गिवन है, तो आपने जो स्पीड निकाली है वो 273 पे आई है। अगले पार्ट में पूछता है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट दिस मच 546। अब ओके, रेशियो इस तरह डायरेक्ट रेशियो नहीं है। अब आपको पता है 546 का ना तो प्रेशर गिवन है ना डेंसिटी गिवन है। मास बेटा गेट अप प्लीज, मास प्लीज गेट अप, एक्सप्लेन द क्वेश्चन। कैसे करेंगे? खड़े हो, समझाओ, सुनिए क्या कह रहा है। खड़े हो। ये कैसे करूंगा मैं? इधर आगे तशरीफ ले आए।
इतना तुम मेहनत करते हो, स्कूल भी आते हो, एकेडमी भी आते हो, फिर ना सीखो तो फायदा क्या मेरा बेटा? पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा बड़ा पढ़ा है, स्कूल भी जा रहा है, एकेडमी भी जा रहा है, चेयर को उधर करके बैठ जाओ बेटा, और मुझे आंसर चाहिए इसका। तला इंसान बनना है अभी। हाँ भाई 273 पे तो निकल आई रूट मीन स्क्वायर स्पीड, कोई मसला ही नहीं है। आपको 273 पे प्रेशर भी गिवन था, डेंसिटी भी गिवन थी, फार्मूला लगाया, आंसर आ गया। अब वो कह रहे 546 के ऊपर मुझे इसका क्या बताना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बतानी है। प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे पता है कि 273 का डबल है 546, टेम्परेचर डबल है, लेकिन मुझे ना तो उस टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी गिवन है ना प्रेशर गिवन है, तो मैं ये यूज नहीं कर सकता। तो फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा। आपको पता है हमने प्रूव किया था, अभी मैंने लिखवाया था आपको, सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3kT/m, है ना, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होता है। तो हमें पता है कि VRMS, ये VRMS बन गया ना, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ये रिलेशन बन गया। अब इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग सकता है, स्क्वायर रूट का रिलेशन है, देखो स्क्वायर रूट आ रहा है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है ना, K भी कांस्टेंट है, मास ऑफ मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट है। तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, √ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मैं लिख सकता हूं ना V1/√T1 इज इक्वल टू V2/, ये रेशियो प्रोपोर्शनल लग सकती है। गेट इट? नहीं समझ में आया? देखो बेटा ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। रीजन क्या है, उस टेम्परेचर पे मेरे पास ना तो प्रेशर है ना डेंसिटी है, तो फिर और कौन सा फॉर्मूला है जिसपे VRMS आता है, और ये वाला फॉर्मूला है, और ये वाला फॉर्मूला है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मास नहीं है मॉलिक्यूल का, तो ये डायरेक्टली तो नहीं लग सकता, मैंने करना तो कंपेयर ही है ना। तो मुझे पता है चाहे 273 टेम्परेचर है चाहे 546 टेम्परेचर है, मास ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, T के तो होता ही, 3 के तो होता ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इज इक्वल टू को हटा दो तो ये साइन आ गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को लिखा जा सकता है ना, रेशियो कांस्टेंट है। तो ये याद कर लें आप, ये फॉर्मूला याद करें, V1/√T1 इज इक्वल टू V2/√। अब वैल्यूज डाल दें, बहुत आसान है, वैल्यूज डाल दें। V1 कितना था 583, √T1 कितना था 273 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू V2 अपने निकालना है, और यहां पे क्या आ जाएगा 546 का अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लंबा काम है, हो सकता है। हाँ भाई आंसर, ये इजी अप्रोच है, आंसर आ जाएगा बेटा। ओके दूसरी अप्रोच क्या थी, V इज प्रोपोर्शनल टू √T, है ना। तो टेम्परेचर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। जब ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई बाय √2 होगा ना, तो V को डायरेक्ट √2 से मल्टीप्लाई करो। 586 को डायरेक्ट √2 से 1.41 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो आता है वो आंसर कि नहीं। 583 मल्टीप्लाई बाय √2 आ रहा है ना आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये डायरेक्ट यूज कर लें कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, √2 से। सही है, डायरेक्ट रूट रिलेशन है। बेटा जिनको नहीं आ रहा उन्हीं को सिखा रहा हूं, आ जाए एक बार, घर जाके खुद से भी कर लेना। ये क्वेश्चन सीख लेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम के तैयार हो जाएंगे, कभी कभी 3 भी आए हैं इसके। मैग्नेटिज्म और हीट के टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 4 to 5 क्वेश्चन। 2 चैप्टर फिट तैयार कर लें, एप्लीकेशन तैयार करें, ए आ जाएगा। मैग्नेटिज्म, थर्मल, एप्लीकेशंस, 3 चैप्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सब। हाँ भाई कोई हाथ ऊपर कर रहा था, क्या चीज 3kT/m। यार इससे क्या था, आप लेट आए ना सर, मैंने इस तरह बताया था, ये कल पढ़ा, ये किसके इक्वल होता है 3/2 kT। मीन काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहां से डिराइव किया था, हाफ से कट गया, C को सब्जेक्ट बना लिया, 3kT/m स्क्वायर रूट ले लिया तो VRMS बन गया। सही जी, बोलो 100 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है पेपर 4 की, P4 400 मार्क्स। आपको याद है आपका वो P2 60 मार्क्स का था, P1 40 मार्क्स का था, आपका प्रैक्टिकल 40 मार्क का है, ठीक है, और आपका वो 30 मार्क्स का होता था जो हम नहीं दे रहे पेपर 5। तो सबसे ज्यादा वेटेज 100 मार्क्स इसी पेपर की है। हाँ भाई
द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन, बेटा प्लीज क्वाइट, ओए, द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द डेंसिटी फॉर द नियॉन गैस इज दिस मच, सजेस्ट द इफेक्ट इफ एनी ऑन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ चेंजिंग द डेंसिटी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो आपने स्पीड निकाली है, ये आपने ये अज्यूम किया है कि डेंसिटी इतनी है, कह रहे रूट मीन स्क्वायर को क्या होगा स्पीड को, अगर आप सजेस्ट द इफेक्ट ऑफ एनी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ चेंजिंग द डेंसिटी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मीन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, स्पीड। देखो काइनेटिक एनर्जी में मास भी आता है, काइनेटिक एनर्जी बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मीन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये बात क्लियर है। अच्छा, लेकिन अगर एक ऐसी गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की मीन काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी, लेकिन स्पीड तो हाइड्रोजन की ज्यादा होगी ना, क्यों, उसका मास कम है ना, कॉम्पेंसेट कम है ना, काइनेटिक एनर्जी दोनों चीजें आती हैं, मास एंड स्पीड, हाफ mv², तो जिसका मास कम है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब देखिए, आप सोचें, सो सजेस्ट द इफेक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर ऑफ चेंजिंग द डेंसिटी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। फॉर्मूला लिख के सोचते हैं, VRMS के दो फॉर्मूलाज अपने लिखे, VRMS 3p ओवर रो का स्क्वायर रूट और VRMS 3kT ओवर m का स्क्वायर रूट, है ना। अच्छा, अब मास ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेंसिटी चेंज होने के दो तरीके हैं, मॉलिक्यूल का मास चेंज हो जाए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जाए, है ना, डेंसिटी चेंज हो जाती है। VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड तो एक मॉलिक्यूल की होती है, क्या लिखे आंसर, डेंसिटी के चेंज करने से इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर मॉलिक्यूल हैवी हो रहे हैं, सपोज डेंसिटी चेंज हो रही है मॉलिक्यूल के हैवी होने से, तो फिर ये बढ़ रहा है, फिर तो ये कम होना चाहिए, बोलो क्या। सर वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक मॉलिक्यूल की होती है ना, मॉलिक्यूल का मास तो सेम है और टेंपरेचर भी सेम है, तो उससे अच्छा इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज किया, देखो ओके 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 ओके, द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द डेंसिटी फॉर द नियॉन एट दिस मच, सजेस्ट द इफेक्ट ऑन द रूट मीन स्क्वायर ऑफ चेंजिंग द डेंसिटी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है डेंसिटी चेंज कर रहे हैं, वो नियॉन गैस ही रहने दे रहे हैं, लेकिन उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा डाल रहे हैं। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे सेम वॉल्यूम में, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर मास इनटू ओवर वॉल्यूम, ये होता है ना डेंसिटी का फॉर्मूला, होता है ना डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर तो वो ये कहता कि पहले नियॉन गैस थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज कर ली, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, फिर आप कहते हैं हाँ जी मास बढ़ गया है तो ये कम हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि वो गैस चेंज कर रहा है, वो नियॉन गैस ही रहने दे रहा है। उसकी डेंसिटी कैसे बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो बढ़ा रहा है। ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है एक ही मॉलिक्यूल की होती है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल चेंज, ना ये चेंज हो रहा है, ना ये चेंज हो रहा है, ना ये चेंज हो रहा है, तो VRMS सेम रहनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू। हम क्या सपोज कर रहे हैं कि नियॉन गैस ही है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दिए तो डेंसिटी बढ़ गई है। हाँ, अगर वो कहता है नियॉन गैस इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच है मोर डेंसिटी एट द सेम टेम्परेचर, फिर आप कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा है तो VRMS कम हो जाएगा। तो यहां पे हम यही सपोज करते हैं कि नियॉन गैस ही यूज कर रहा है, गैस तो नियॉन ही यूज कर रहा है, लेकिन उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा इंजेक्ट कर दिए जिससे डेंसिटी बढ़ गई है। प्लीज गो थ्रू द मार्किंग स्कीम, तो पढ़ो जरा लीना। अच्छा तुम कहाँ हो, क्यों नहीं निकाला क्वेश्चन, तुम बताओ, पढ़ो। ओके, VRMS डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर अलोन इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब है नियॉन ही यूज कर रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा। VRMS डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, आगे चलते हैं बेटा। जी बेटा। सर अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगे, तो मोमेंटम चेंज ज्यादा नहीं हो जाएगा जिसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। बेटा वो तो प्रेशर पे डिपेंड करता है ना, प्रेशर चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाएगा, उनकी स्पीड को क्या होगा, स्पीड तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना। नहीं, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा नहीं होगा। चेंज इन मोमेंटम एक मॉलिक्यूल की बात करो, एक मॉलिक्यूल की, जब एक मॉलिक्यूल की स्पीड उतनी है, एक मॉलिक्यूल की बात करो ना, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक मॉलिक्यूल की होती है। पहले एक मॉलिक्यूल एवरेज पे 5 मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा था, 10 के 5 नहीं, दीवारों के साथ आपस में कोलिजन से नहीं प्रेशर होता, दीवारों से कोलिजन होता है। एक मॉलिक्यूल एक दीवार को टक्कर मारा है 5 मीटर पर सेकंड से,
अब 100 मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं दीवार को 5 मीटर पर सेकंड से, तो पर मॉलिक्यूल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो सेम है। सर हम तो उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो उस वेलोसिटी में तो तो वेलोसिटी सेम है ना, टेम्परेचर जो सेम है जी। तो दूसरा वाला फॉर्मूला था उसके अंदर प्रेशर ऊपर आया तो डेंसिटी नीचे आ रही थी ना, वो अंडर रूट होता था। इससे अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल उस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, वी आर एम एस इज इक्वल टू 3p ओवर रो ये। अब डेंसिटी चेंज होगी, जितना इधर चेंज आएगा उतना इधर चेंज आएगा, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। जितना इधर चेंज आएगा उतना इधर चेंज आएगा, तो ये सेम रहेगा। सही। अच्छा बेटा, ऑब्वियसली सोचने वाला था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे भी, तो फिर कैसे समझ में आया? डेंसिटी हम ये अज्यूम करें कि सेम गैस है। अगर उसे नियॉन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड या कोई हैवियर गैस यूज कर लेता तो फिर क्या हो जाता? मास बढ़ जाता, फिर मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड कम हो जाती। इफ अदर थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट, सुन ले, आप लिख ले नोट अपने नोट्स में, इफ अदर थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट देन VRMS डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। इफ अदर थिंग्स, मतलब मास भी कांस्टेंट है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, इफ अदर थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट देन VRMS डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। जी तुम खुद ही बता रहे हो, जब डेंसिटी बढ़ेगी, आपने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए, डेंसिटी बढ़ गई, जितने टाइम डेंसिटी बढ़ी उतने टाइम प्रेशर बढ़ गया, इफेक्ट कैंसिल हो गया। ओके, डेंसिटी डबल, प्रेशर डबल, डेंसिटी हाफ, प्रेशर हाफ, इफेक्ट कैंसिल हो गया, आंसर वही रहेगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट प्लीज। हाँ भाई, नेक्स्ट। बेटा, सम गैस इनिशियली एट टेम्परेचर 27.2 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड सो दैट द टेम्परेचर इज 38 पे आ गया। आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो रही है, मैं आपके लिए करवा रहा हूं कसम से। कैलकुलेट इन केल्विन टू एन अप्रोप्रिएट डेसिमल प्लेसेस द इनिशियल टेम्परेचर, द राइज इन टेम्परेचर और सब कुछ। सॉल्व इट प्लीज, करें सॉल्व, सबके पास है। हाँ भाई, जी इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में बताना है, इसमें ऐड करेंगे, कितना है 273.2 प्लस इसमें क्या 273.15, ठीक है। अब क्या आंसर आ जाएगा? इसको आप ले सकते हैं 273.2, तो कितना हो जाएगा 300.4, 0.35 या 0.4। क्या आंसर दिया है? 3.35 दिया हुआ है कि 4 दिया हुआ है? केल्विन में 0.4 दिया, ठीक है। क्योंकि आपका ये 3 सिग्फिग है ना, तो आंसर 3 या 1 ज्यादा 4 तक आंसर सकते हैं। तो ये भी यहां तक है, इतने डेसिमल प्लेस तक है, तो ये भी इतने डेसिमल प्लेस तक। अप्रोप्रिएट सिग्फिग का हुआ है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आमतौर पे हम ये लिखते नहीं होते। द राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर तो सिंपल माइनस कर देना, इससे इसको माइनस कर दो। 11.6 कितना आ रहा है? 11.6 केल्विन के सेल्सियस, सेम सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है, राइज तो दोनों में इक्वल होता है ना, लेकिन उससे केल्विन में मांगा हुआ है, उससे केल्विन में मांगा हुआ है। राइज इन टेम्परेचर केल्विन में बताना है 11.6। ओके, द प्रेशर P, बेटा सब लोग इन्वॉल्व हो, बार बार कह रहा हूं, मुझसे आगे चलो तो सीख लोगे, घर जाके नहीं करोगे आप, मोस्टली वही बच्चे करेंगे जिनको करने की जरूरत नहीं, जिनको वैसे ही स्टार आ जाएगा, बाज इंसान बन। द प्रेशर P ऑफ एन आइडियल गैस, अच्छा, इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर, where P is density of gas, rho is density of gas. State the meaning of the symbol, ये वाला सिंबल, इसका सिंबल का क्या मतलब है? मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड्स, यह मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब होता है।
यूज द एक्सप्रेशन टू शो दैट मीन काइनेटिक एनर्जी, आपने डराइव करना है एक्सप्रेशन ये आता है डराइव करना। हाँ जी, इसको यूज करते हुए डराइव करना है, किया था आपने। पहले तो अलग से ये लिख देना पी वी इज इक्वल टू क्या होता है NRT, इससे NKT डराइव कर लें अलग से। कैसे करेंगे डराइव? n की जगह पे क्या लिख देंगे, पी वी इज इक्वल टू n ओवर NART, ये क्या हो जाएगा K, तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NKT, अलग से डराइव कर लिया। अब इसको डेंसिटी की जगह क्या लिख देंगे, P इज इक्वल टू 1/3 NM ओवर V, बेटा कर लो ना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे तो आता है, आपके लिए कर रहा हूं। पी वी इधर आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू 1/3 NMC²। अब पी वी किसके इक्वल है, NKT, NKT इज इक्वल टू 1/3 NMC², NN से कट गया, ये 3KT आ गया, 3KT इज इक्वल टू MC²। हाफ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, हाफ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो प्रूव हो गया। जब हाफ इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 3/2 KT, हाफ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा MC²। काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्रूव हो गया। बेटा ये अलग से प्रूव कर लिया करो, पीवी NRT को NKT प्रूव करो, उसके बाद वो चले। कितने मार्क्स के लिए दिया हुआ है, 4 मार्क्स हैं, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। जुरैद आपने किया प्रूव कि नहीं किया? आपने नहीं माननी होती टीचर की बात। हाँ जी बेटा, सी पार्ट मुझसे आगे चला करें, मुझसे आगे चला करें, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। सी पार्ट, helium may be assumed to behave as an ideal gas. Okay, a cylinder has constant volume this much and contains helium gas at a pressure this much and a temperature this much. Temperature given है, pressure given है, volume given है, amount of gas निकालनी है, मतलब मोल्स निकालनी है आपने, करें निकालें मोल्स, मीन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एंड टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है। प्लीज सॉल्व इट। हारिस बेटा हेल्प करो, देखो कौन नहीं कर रहा काम, वो चेक भी करते रहो, आपके हाथ में पकड़ के वीडियो सही आ रही है। जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, वेट नहीं करना। नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है यार, ये तो आना चाहिए आपको। पीवी इज इक्वल टू NRT, टी केल्विन में है, केल्विन में ही है। हाँ जी, PV इज इक्वल टू NRT, N इज इक्वल टू PV ओवर RT, सब चीजें हैं आपके पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। N का आंसर बताओ, 68 मोल्स। तो इसकी मीन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बेटी। मीन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूं? के है आपके पास, है डाटा शीट में गिवन है। कितना होता है के, याद कर लें, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, याद करें इसको। अच्छा के भी है और टी भी है, 290 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी। मीन काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा। यान टोटल इंटरनल एनर्जी, कल किया था मैं क्वेश्चन। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, वो तो जीरो है, आइडियल गैस अज्यूम कर रहे हैं, तो सम हमें पता है इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज पूरा लिखेंगे प्लस सम ऑफ, फिर लिखेंगे आइडियल गैस के लिए जीरो है, मेंशन करेंगे इट इज जीरो फॉर आइडियल गैस। अब आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मीन काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे, ये तो जीरो हो गया ना बेटा, इसको तो लिख ही नहीं रहा। अब मेंशन करेंगे जीरो क्यों हुआ, आइडियल गैस है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मीन काइनेटिक एनर्जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, वो तो है ही नहीं, आपने मोल्स निकाल लिए ना, मोल्स निकाल लिए ना, इससे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे।
68 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मीन काइनेटिक एनर्जी। रेहान नबी सही है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो आइडियल गैस होती है उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती, हमेशा जीरो होती है। तो ये तो जीरो होगी, लेकिन बताना आपने जीरो हुई है, पहले पूरा लिखेंगे फिर जीरो होगी। फिर इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज के साथ। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज। अभी कुछ हाथ चला है आपका? थोड़ा बता, कुछ समझ आने शुरू हुआ है? ओके, May 09। हाँ बेटा, May 09। Sources of alpha particles are frequently found to contain traces of helium gas. Obviously, अल्फा पार्टिकल बाद में हीलियम गैस ही बन जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गेन करके। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हीलियम गैस बन जाएंगे। अ रेडिएक्टिव सोर्स एमिट्स अल्फा पार्टिकल एट ए कांस्टेंट रेट 3.5 इंटू 10 पावर 6। 106 लिखा हुआ है, 10 पावर 6 है, इंटू 10 पावर 6 सही कर लें इसको नोट्स में, पर सेकेंड। जी एक्टिविटी है। Alpha particle emits an alpha at a constant rate of 3.5 into 10 power 6 per second. The alpha particles are collected for the period of 40 days. 40 दिन तक alpha particle को collect किया। Each alpha particle becomes one helium atom. Okay? By reference to the half-life of the source suggests why it may be assumed that rate of emission is constant. हाफ लाइफ मेंशन नहीं है तो फिर यही होता है। कांस्टेंट काउंट रेट तभी होता है जब हाफ लाइफ लॉन्गर हो, ये तो पता ही है हमें। तो आप बताएंगे कि एज द हाफ लाइफ विल बी वेरी लॉन्ग। आगे कहते हैं द हीलियम गैस में बी अज्यूम टू बी एन आइडियल गैस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज कलेक्टेड एट ए प्रेशर दिस मच एंड ए टेम्परेचर दिस मच। करें सॉल्व इट, ट्राई करें, अटेम्प्ट तो करें। अटेम्प्ट जरूरी होती है बेटा, असाइनमेंट पूरी सॉल्व करना जरूरी नहीं है, अटेम्प्ट जरूरी है। एफर्ट नजर आया आपने की है। It is 6400 सेकेंड। हाँ भाई, इसका मतलब पता है ना, एक सेकेंड में इतने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो 40 दिन में कितने मिलेंगे? एक सेकेंड में इतने पार्टिकल्स मिल रहे हैं पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो 40 डेज में कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? रेशियो प्रोपोर्शन से निकाल लेंगे, सेकेंड में चेंज करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सिंपल पीवी इज इक्वल टू एनकेटी भी तो हो सकता है ना, एन डायरेक्ट लगा लें, मोल्स निकाले ही ना। आपको होता है ना पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, या पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनकेटी। ये लगाओ ना यहाँ पे कि एन आ जाएगा ना आपके पास। 40 दिन के एटम्स, एन आ गया, पी है, पी भी है, वी फाइंड आउट करना है, एन भी है, के भी है, हो गया बस। ये लगाएं फॉर्मूला नीचे, एन के टी। सेवनटीन डिग्री सेल्सियस से कैल्विन में चेंज करना ना भूलना, 290 कैल्विन। हो गया बेटा? बेटा लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड में कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं? 3.5 इंटू 10 पावर 6। 40 दिन में कितने घंटे? 24 में कितने सेकेंड? 36 से कितने पार्टिकल मिलेंगे? एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 40 दिन 24 घंटे 3600, इतने सेकेंड्स में एन पार्टिकल, क्रॉस मल्टीप्लाई एन आ जाएगा। के है, पी भी है, वी भी है, वी निकालना सॉरी। इतना कम वॉल्यूम आ रहा है ये यार, बस ठीक है, ये होगा मीटर क्यूब है ना,
अच्छा भाई नेक्स्ट प्लीज। इस चैप्टर में हमारी 2 चीज़ें रह गई हैं। एक हम पढ़ेंगे इसमें हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं इसके, आइडियल गैस कर लिया है, टेम्परेचर कर लिया है। इसका अगला पार्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, लेटेंट हीट वाला सीन, मुश्किल वाली चीज़ें वो आ जाएंगी। और फिर आखिरी पार्ट आ जाएगा थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आधा चैप्टर इज ओवर विद पास्ट पेपर्स, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। हाँ भाई, एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम दिस मच and a pressure this much, temperature this much. Show that, solve करें प्लीज, आसान है ये। सॉल्व करें प्लीज, पढ़ें क्वेश्चन, सॉल्व करें। यहाँ पे कन्वर्टेड +3 था पीछे, +3 -6 -3, मगर फिर आंसर कॉन्स्टेंट आता है ना, फिर वो ये कॉन्स्टेंट होता है ना, वो रिजेक्ट होता है। कन्वर्ट कर लेना सही है, वीडियो में कर लेना। कर लिया? हाँ भाई, जिससे नहीं हो रहा हो देख लें। आइडियल गैस है, वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। शो दैट द नंबर ऑफ एटम इन अ गैस इज दिस मच। कैसे निकाला आपने? PV इज इक्वल टू NKT, है ना, N आ जाएगा ना, या पहले PV इज इक्वल टू NRT से नंबर ऑफ मोल्स निकालें, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिंपल, PV इज इक्वल टू NKT, PV इज इक्वल टू NKT, N आ जाएगा। कितना आता है? 2.8 इंटू 10⁻23। अच्छा, आगे कहते हैं एटम्स ऑफ द रियल गैस हैज अ डायमीटर दिस मच, एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस मच एटम्स। ओके, ये आइडियल गैस को हम अब ये अज्यूम करेंगे, वॉल्यूम निकालना है, साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इतने पार्टिकल्स, इनका वॉल्यूम निकालना है। क्या करें, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सॉरी, सफियर का वॉल्यूम लेंगे कि क्यूब का वॉल्यूम लेना चाहिए? सफियर का वॉल्यूम तो होता है ना 4/3 पावर क्यूब। बेटा देखो, ये इस तरह हो, तो अगर ये ऐसे होते डब्बों की फॉर्म में तो यूं होंगे ना। ये वॉल्यूम लेना चाहिए कि ये वॉल्यूम लेना चाहिए? आपने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस बताना है ना, तो गैस तो इस तरह होती है, मानता हूं,
लेकिन ये स्पेसिस कहाँ गए? तो इसको आप ये डब्बा एज्यूम करें, तो फिर ये भी आपने भी बताना है ना। मेरी बात सुनो, गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो तो एटम्स इस तरह के हैं, मान लिया ये हैं ऐसे हैं, इनको स्टैक कर दिया आपने प्रॉपरली, चले ऐसे हो गए। तो जब आप एक का वॉल्यूम निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तो इनका आएगा ना, ये वाला वॉल्यूम तो नहीं आएगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड में तो ये सब शामिल है ना, ये जो बीच में गैप्स आ गए हैं ये भी तो ऑक्यूपाइड है ना। एक मिनट यार, तो इस बेटर ये गलत नहीं है जो आपको बता रहे हो, ओके, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर ये है कि आपने वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो हुआ वो ये है, वो ये ऑक्यूपाई हुआ जिसपे ये स्पेसेस शामिल हैं, ये आप अलग नहीं कर सकते, ये तो गैस के अंदर ये अलग नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप इसको डब्बा ही मान लें, क्यूब मान लें, इसके डायमीटर को इसकी एक लेंथ मान लें, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा डायमीटर का क्यूब, लेंथ क्यूब होता है ना, और इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें। आपके नहीं सर नहीं पसंद तो बस ठीक है, ये लगा लें 4/3 पायर क्यूब मल्टीप्लाई बाय n। जी रियान, मैं कह रहा था कि उसमें हमें एक एटम का डायमीटर दिया है ना, तो हम एक एटम का वॉल्यूम निकाल के उसको जो उसने टोटल नंबर ऑफ एटम दिए हैं अगर उससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, ये वही करें, एक का वॉल्यूम बिल्कुल ऐसे ही करें। लेकिन मैं कह रहा हूं एक को सफियर माने कि एक को डब्बा माने, तो ज्यादा अच्छा आंसर है एक को डब्बा माने। रीजन क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस होगी, उसकी फाइनल शेप डब्बे की तरह होगी ना। देखिए जो मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड है, फाइनल तो बॉक्स बनेगा ना वो, या तो फाइनल फुटबॉल बनना होता, फाइनल शेप सारे मॉलिक्यूल ने ऐसे जुड़ना होता कि जो एम्प्टी स्पेसेस ना रहते, फिर तो 4/3 पावर क्यूब ये सही था। लेकिन फाइनली उससे क्यूब बनना है, या आप ये समझो जब मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर ली ना, आप ये ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बीच में इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ शेडेड की बात करें, बीच वाले रीजन की बात ही नहीं कर रहे। हालांकि बीच वाला रीजन गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया, वो आप अलग नहीं कर सकते उससे, तो इसलिए बेहतर है कि इसको क्यूब मान लें। दोनों आंसर मार्किंग से में करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट है, लेकिन पहला आंसर ज्यादा करेक्ट होता है। पहले आंसर में उसने क्यूब माना हुआ है, एक मॉलिक्यूल को क्या माना हुआ है? क्यूब एज्यूम किया हुआ है, उसके डायमीटर को उसकी लेंथ एज्यूम किया हुआ है, लेंथ क्यूब। क्लियर? ओके बेटा, सो हमने निकाल लिया जी, क्या निकाल लिया? वॉल्यूम निकाल लिया ऑक्यूपाइड बाय एक का वॉल्यूम चाहे क्यूब मान लें चाहे उसको सफियर मान लें, एक का मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा वॉल्यूम। आगे कहते कितना आ रहा है आपका वॉल्यूम? आंसर बताओ। 4.5 उससे आ रहा है, सफियर से आ रहा है, क्यूब से बहुत क्यूब वाला 4.8 into 10 is per minus 7। अच्छा चले, आपने सफियर से ज्यादा किया, सफियर वाला बता दो। 2.54 into 10 पावर माइनस मीटर क्यूब। ओके चले, सफियर माना ज्यादा बच्चों ने, जैसे क्यूब माना था उसका कितना आ रहा है? 4.8 into 10 पावर माइनस 7। चले जो भी है, ये है आंसर। दोनों को मार्किंग स्कीम में करेक्ट कहा हुआ है, इसने ज्यादा इसको कहा हुआ है। अच्छा उसके बाद कहते हैं एस्टिमेट हो गया, बाय रेफरेंस टू योर आंसर सजेस्ट वेदर द रियल गैस डज अप्रोक्सीमेट एन आइडियल गैस। तो आप कहेंगे जी रियल गैस का ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, रियल गैस का ये वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम है। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 4.5 into 10 पावर 3 cm3। अच्छा ये डायमीटर किसमें गिवन था आपको? मीटर क्यूब में। इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें तो 4.8 into 10 पावर -1 है ना, cm3। सेम यूनिट पे कंपेयर करें। अब देखें ये है 4500, ये है 0.48, ये 4500 बन रहा है ना, 4500 cm3 बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 0.48 cm3 बन रहा है। अब आप गए कि ऑब्वियसली ये निग्लिजिबल है, उसके मुकाबले में तो निग्लिजिबल है ना यार, 4500 में 0.48 तो निग्लिजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी आइडियल गैस है। भाई उसके मुकाबले में वॉल्यूम निग्लिजिबल है, सारे आइटम्स का वॉल्यूम आपने जमा कर लिया, तो कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल है, तो हम कह सकते हैं ये आइडियल गैस है। ठीक है, सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा। बेटा जो ऑनलाइन बैठे हुए सुन लें, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 5 दिन बच्चों को बुला सकते हैं, बाकी स्कूलों ने अक्सर ने ख़त्म कर दी हैं, हमारे ओ लेवल्स की भी ख़त्म हो गई हैं। हम आपके लिए कर रहे हैं, आप स्कूल में आके देखना चाहें देख सकते हैं क्लासेस, घर पे बैठना चाहें तो करते रहें कि ना करते रहें?
चलें, आपकी सजेशन चाहिए मुझे। थैंक यू स्टूडेंट्स।